हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडीज़ पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स जल्द ही शुरू होने वाले हैं और जिसके लिए हम लोग अपनी मेहनत पूरी तैयारी से पूरे जोर से करने में लगे हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ साथ आप भी अपनी तैयारी में बखूबी लगे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारे विषयों की कक्षा 10वीं की सारे विषयों की तैयारी हमारे चैनल पे करवाई जा रही है, सबका रिवीजन करवाया जा रहा है और कक्षा 12वीं के 8 सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। तो जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जिनकी जो जो विषय में कमियां हैं या फिर बुराइयां हैं, जो भी कमी रह गई है वो सारे आप लोग अपने स्टडीज़ के दौरान पूरा करें और जो भी कमी रह गई हो आप हमें बताएं और हमारे द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम ग्लोबल स्टडीज़ है और कक्षा 10वीं और 12वीं के 8 सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी आप लोग के लिए करवा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ साथ आप लोग भी उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे जितना कि हम और हमारी पूरी टीम कर रही है। आप लोग को डाउट क्लासेस के लिए कुछ नंबर प्रोवाइड करवाया गया है। जैसे कि आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप लोग जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7050804646 और जो दूसरा नंबर है वो है 7368993746। ये दो नंबर्स आपको दिए गए हैं। इन दो नंबर्स पे आप अपनी कोई भी क्वेरी, किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए या फिर कोई भी दुविधा हो, कोई भी परेशानी हो तो इन दो नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी पूरी तैयारी से जुड़ी कोई भी बात पूछ सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में लेटर लिखना सीख रहे थे, फॉर्मल लेटर्स। और फॉर्मल लेटर्स में हम लोग क्या सीख रहे थे, लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मल लेटर लिखना सिखाया था और फॉर्मल लेटर में उसको कैसे लिखते हैं, उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, सैल्यूटेशन कहाँ लिखना है, किसको लिखना है, वो टू कहाँ लिखना है, फिर कहाँ से स्टार्ट करना है और कितना स्पेसिंग छोड़ना है, कितनी गैप्स छोड़नी है, वो सारे फॉर्मेट्स हम लोगों ने लास्ट के क्लास में किया था। और आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था जो कि आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग खुद से लिखेंगे सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस होमवर्क को करके आए होंगे और अगर नहीं किए होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से जो क्वेश्चंस है वो रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू विथ बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक ऑफ योर स्कूल। और जैसा मैंने बताया था कि बुक बैंक के बारे में मैंने बताया था कि बुक बैंक होता क्या है। जैसे कि आखिरी कक्षा, जैसे आपकी 9वीं कक्षा थी तो आपने 9वीं कक्षा के जितनी भी पुस्तकें होंगी, जितनी भी किताबें होंगी वो आपके अब उतने काम की नहीं रहती हैं। तो आप लोग उसको फेंकने के बजाय या फिर कबाड़ी वाले को देने के बजाय आप अपने स्कूल के बुक बैंक में सबमिट करवा देते हैं ताकि जो भी ज़रूरतमंद छात्र हैं जो किताबें नहीं खरीद सकते हैं उनको वो किताबें स्कूल की तरफ से देने में सुविधा हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। और क्वेश्चन किन किन बच्चों ने पूरा किया है? हाँ जी, हाँ ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए एक हैंड रिटेन, जैसे कल लास्ट क्लास में मैं डिजिटल बोर्ड पे बता रहा था, आप लोगों को पता है कि डिजिटल बोर्ड पे लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ी हैंड राइटिंग की भी दिक्कत होती है और स्पेसिंग ठीक से नहीं मिल पाता है। तो मैंने, जैसा कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर मिलता है, रूलिंग पेपर मिलता है, तो रूलिंग पेपर पे कैसे उसको अरेंज करना है, मीन्स कि लेटर हेड कहाँ लिखना है, सैल्यूटेशन कहाँ लिखना है और सब्जेक्ट कहाँ लिखना है, डेट कहाँ लिखना है, कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए और जो लेटर एंडिंग का फॉर्मेट है वो कहाँ पे हमें लिखना है। तो जैसा कि आप लोग इस लेटर में देख सकते हैं, आप लोग को जो एप्लीकेशन होमवर्क में दिया गया था, मीन्स कि अपने स्कूल के बुक बैंक से बुक इशू करवाने के लिए, क्योंकि आप किताबें खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि हम लोग लिखते कैसे हैं। तो हमने लिखा है, किसको लिखना था, हेड मास्टर को लिखना था, ये तो क्लियर है। तो मैंने बताया था कि जिस भी व्यक्ति को एप्लीकेशन लिखना हो, एप्लीकेशन क्या होता है, हम कोई आवेदन देते हैं किसी कार्य से संबंधित, तो जिसको भी आवेदन लिखना होता है तो उसके लिए हम लोग टू इस्तेमाल करते हैं। टू मतलब किसके लिए, तो टू यानी कि
जिसके लिए हम लोग लिखते हैं टू का मतलब होता है कि टू द हेड मास्टर, टू मतलब जिसके लिए, तो टू द हेड मास्टर। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को कि टू जहाँ पे कॉमा इंड होता है, ठीक है, जहाँ पे कॉमा इंड होता है वहाँ से हम लोग नेक्स्ट जो जिस भी व्यक्ति को आवेदन दे रहे हैं उनका नाम लिखते हैं। तो टू के बाद कॉमा इंड हुआ, कॉमा के बाद हम लोगों ने यहाँ से द हेड मास्टर लिखा, द हेड मास्टर। अब ये देखिए ये बिल्कुल एक लाइन में है ना, ये जो है बिल्कुल एक लाइन में है, मतलब थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं है। कॉमा के बाद मैंने ये स्पेसिंग दी, इतना गैप छोड़ा, और कॉमा जहाँ पे ख़त्म होता है ठीक वहीं से हमने लिखा द हेड मास्टर। उसके बाद स्कूल का नाम क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नहीं है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपके प्रश्न में जिस भी व्यक्ति का नाम लिखा हो तो उस व्यक्ति का नाम हूबहू लिख देंगे, एड्रेस लिखा हो एड्रेस हूबहू लिख देंगे। लेकिन अगर एड्रेस या व्यक्ति का नाम नहीं देता है तो उसकी जगह हम लोग कोई भी वर्ण या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमारे इस प्रश्न में, प्रश्न क्या था हमारा, एक बार हम लोग फिर से देख लें। तो प्रश्न ये था कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू विथ बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक ऑफ योर स्कूल। तो ये हमारा प्रश्न था। अब बुक बैंक, हमारे स्कूल के बुक बैंक से बुक इशू करवाने के लिए आवेदन लिखना है। तो स्कूल का नाम उसमें दिया नहीं है, लेकिन किसको लिखना है ये हमें पता है। किसको लिखना है? हेड मास्टर को। किसको लिखना है? हेड मास्टर को, ठीक है। तो हेड मास्टर को हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद स्कूल का नाम नहीं पता है हमें, तो इसलिए हमने लिख दिया ABC स्कूल। ABC क्यों लिखा? क्योंकि हमें स्कूल का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। हालांकि अगर हम किसी स्कूल का नाम लिख भी दें तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा या फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये एक तरीका होता है कि अगर आपके प्रश्न में यानी कि आपके क्वेश्चन में डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की गई हैं तो किसी खास व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम लिखने के बजाय या फिर किसी इमेजिनरी स्कूल का नाम लिखने के बजाय हम लोग हिंदी के वर्णों का या फिर अंग्रेजी के वर्ण, हिंदी में हिंदी के अक्षर वर्णमाला का या फिर अंग्रेजी में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ABC स्कूल और पटना लिख दिया। एड्रेस कोई चाहिए तो क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पटना लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, जिसको लिखना है उसको लिखा, उसका एड्रेस, उसका नाम जिस स्कूल का है उसको एड्रेस लिख दिया। फिर जहाँ से हमने टू स्टार्ट किया था ठीक उसी के नीचे से हमें बाकी के सारे स्टार्टिंग्स भी उसी के नीचे से करनी है। जैसे टू के जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे? डेट। तो डेट जो भी आज हमारा डेट है आज का, जैसे आज का डेट 16 दिसंबर है तो हमने लिख दिया 16 दिसंबर 2025। यहाँ देखना, एक बात ध्यान देना, टू के बाद मैंने कोई गैप नहीं छोड़ा है, लेकिन जब एड्रेस लिखने के बाद मैंने एक लाइन का गैप छोड़ा है। इस बात का बिल्कुल स्ट्रिक्टली ध्यान देना। अगर गैप नहीं छोड़ोगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और जिसके कारण आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं? कट हो सकते हैं। तो इसलिए एक लाइन हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, डेट के बाद फिर हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है आप लोगों को पता है? जो हिंदी में आप लोग विषय लिखते हैं वही क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या था? विषय क्या था? बुक इशू करवानी थी बुक बैंक से, तो हमने लिखा रिगार्डिंग इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, यानी कि बुक्स इशू करवाने के लिए बुक बैंक से, स्कूल का जो बुक बैंक होता है वहाँ से बुक्स इशू करवाने के लिए। अब हम लोग नीचे आते हैं नेक्स्ट, फिर एक लाइन का हम लोग गैप छोड़ते हैं। ये गैप मेंटेन होना चाहिए, हर एप्लीकेशन में ये गैप मेंटेन होना चाहिए। एक एक लाइन का ये जो गैप है ये हमारा हर एप्लीकेशन या फिर किसी भी फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में ये गैप मेंटेन होना चाहिए। इससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो साफ़ सुथरा और स्पष्ट दिखाई देता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने हैंड रिटन या अपने हाथों से लिख के इसलिए आप लोग के सामने लाया है क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे लिखने में परेशानी होती है। इसके बाद मैं आगे भी दिखाऊंगा। तो ये हम लोग एक लाइन का गैप छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सैल्यूटेशन देते हैं। सैल्यूटेशन मतलब जो भी आदर में कही गई शब्द होते हैं, आदर में कहे गए शब्द होते हैं। जैसे सॉरी, लास्ट क्लास में मैंने बताया था जैसे डियर या फिर रिस्पेक्टेड या केवल सर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि डियर हम लोग आवेदन में यानी कि एप्लीकेशन में डियर का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि डियर जो है इनफॉर्मल वर्ड होता है एक तरीके से। तो हम लोग डियर को स्किप करेंगे यानी कि डियर को छोड़ देंगे। डियर के अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं जैसे रेस्पेक्टेड हो गया,
रेस्पेक्टेड सबसे सुटेबल होता है किसी भी इंस्टीट्यूशनल हेड को या फिर इंस्टीट्यूशनल पर्सन को एप्लीकेशन लिखने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखे रेस्पेक्टेड सर, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। आमतौर पे ये द जहाँ से लिखा है उसी के सामने से हम लोग लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा गैप हम लोग मेंटेन करते हैं। बिल्कुल यहाँ से ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा गैप लेंगे खास कर। और अगर सबसे बेहतर होगा जहाँ से हमने द लिखना शुरू किया है वहाँ से हम लोग बाकी का लेटर बॉडी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। मैं, आई मतलब मैं, आपके स्कूल की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। क्लास 10th मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हैं या फिर क्लास 12th में होंगे, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे क्लास 12th। ठीक है, तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। आई हैव पास्ड 9th क्लास इन फर्स्ट डिवीजन दिस ईयर। तो जैसा मैंने बताया कि आप 9th में हैं तो 10th में है तो 9th आपका इसके पहले वाला क्लास होगा, और अगर आप 12th में हैं तो 11th लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, आई हैव पास्ड 9th क्लास इन फर्स्ट डिवीजन दिस ईयर मीन्स मैंने इसी साल 9वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण की है, यानी कि 9वीं कक्षा मैंने इसी साल फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। आई एम इन अर्जेंट नीड, आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ सम बुक्स फ्रॉम आवर स्कूल्स बुक बैंक। अपने स्कूल के बुक बैंक से कुछ किताबें अर्जेंटली, यानी कि बहुत जल्द, यानी कि बहुत अर्जेंटली हमें वो बुक चाहिए। यानी कि आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ सम बुक्स फ्रॉम आवर स्कूल्स बुक बैंक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अति शीघ्र आवश्यकता है हमें किताबों की, और वो बुक मैं कहाँ से लेना चाहता हूँ? अपने स्कूल के बुक बैंक से। माई फादर इज़ वेरी पुअर। अच्छा एक बात बताओ, बुक बैंक से किताबें खास करके कौन से स्टूडेंट लेंगे? क्या जिनके पेरेंट्स बुक खरीदने के लिए कैपेबल हैं, तो क्या वो बुक पुरानी किताबें लेना चाहेंगे? नहीं, और लेनी भी नहीं चाहिए। पुरानी किताबें उन बच्चों के लिए छोड़ देना चाहिए जिनके पेरेंट्स बुक्स नहीं ले सकते हैं। हालांकि आजकल के दौर में किताबें उतनी महंगी रह नहीं गई हैं, और ख़ास करके जो हमारे बोर्ड के बुक्स होते हैं एनसीईआरटी या एससीईआरटी के, वो काफ़ी सस्ती भी होती हैं, तो इसलिए उतने महंगे वो होते नहीं। लेकिन जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, या फिर जो साइड बुक्स होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, डिक्शनरीज हो गई। तो इस कंडीशन में हम लोग बुक बैंक से भी बुक इशू करवाते हैं। तो बोला गया आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ सम बुक्स फ्रॉम आवर स्कूल्स बुक बैंक। अच्छा ये बात आप लोग को पता होगा ना, स्कूल्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल, स्कूल का मतलब विद्यालय, लेकिन स्कूल्स लगा दिया, यानी कि एक से ज़्यादा विद्यालय, यानी कि अनेकों विद्यालय। लेकिन
तो हम लोग मैसेज देख रहे थे, तो मैंने बताया कि हम लोग मेनली 3 चीज़ें देखेंगे। एक कौन सा, एक एप्लीकेशन, दूसरा मैसेज और तीसरा नोटिस। तो मैसेज में हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास एक प्रश्न है, राइट अ मैसेज टू योर मदर टू इन्फॉर्म हर डैट यू आर गोइंग टू सी योर एल्डर ब्रदर हु वॉज टेकन इल। मैसेज किसको लिखना है बताओ तो बच्चों? माँ को, वेरी गुड। और क्यों लिखना है? क्योंकि वो, किसको लिखना है? माँ को। और क्यों? क्योंकि आपका जो बड़ा भाई है वो क्या हो गया है? बीमार। ठीक है, तो मम्मी को मैसेज लिखना है, क्यों? क्योंकि आपका बड़ा भाई बीमार पड़ गया है। अच्छा एक बात बताओ, आजकल भी हम लोग मैसेज लिखते हैं ना? जैसे कि मैसेज लिखते समय क्या करते हैं हम लोग? आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैसेज लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? LOL, GN, गुड नाइट, या फिर और जी, हाँ तो LOL, गुड नाइट को हम लोग GN लिख देते हैं, या फिर कोई भी ढेर सारा हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं। लेकिन हम लोग को ये ध्यान देने वाली बात है कि हमें मैसेज लिखते समय वैसे मैसेज नहीं लिखना है जैसा कि हम लोग आजकल लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। ऐसे भी मैसेज का जो मैसेज लिखने का जो ये तरीका है, ये पुराने टाइम में था जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थी, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थी, ताकि आप जब भी घर से बाहर जा रहे हैं, फिर किसी काम से जा रहे हैं और घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो आप उसको इन्फॉर्म कर सकें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस कार्य से जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो मोबाइल फ़ोन्स थी नहीं, तो लेकिन फिर भी हमारे ये सिलेबस में है, हमें एग्ज़ाम में पूछेगा तो इसलिए हमें सीखना है। तो मैसेज लिखते समय क्या ध्यान देना है? देखो ये पहले ही देख लो, काफ़ी छोटा और काफ़ी ब्रीफ लग रहा है। और मैसेज लिखना सब लोग को आता है लगभग, आजकल सब लोग मैसेज टाइप करते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। लेकिन क्योंकि हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं इसलिए हम लोगों को इंग्लिश में ही लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये मान लो एक पेज है, ये आपका आंसर शीट है, ये प्रश्न ऐसे दिया रहेगा, ठीक उससे 1 या 2 लाइन हम लोग छोड़ेंगे, और जो स्पेस आपको मिला होता है आंसर लिखने के लिए, उसमें बीचों बीच हम लोग लिखेंगे मैसेज इन कैपिटल लेटर्स। किसमें? कैपिटल लेटर्स में क्या लिखना है? मैसेज, MESSAG, मैसेज हमें लिखना है कैपिटल लेटर्स में, और एकदम ये सेंटर में होना चाहिए। ब्लैक पेन से लिखना, थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर देना ऐसे ताकि थोड़ा मोटा दिखाई दे। उसके जस्ट नीचे हम लोग डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेट। जैसे एक डेट दिया हुआ है 23 नवंबर 2025, तो हम लोग डेट लिखेंगे उसके जस्ट नीचे। ध्यान देने, जैसे ये बीच में है ठीक उसी तरीके से ये भी बीचों बीच हो। उसके बाद हम लोगों को किसको मैसेज लिखना है? मदर को, यानी कि मम्मा को। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? मदर और कॉमा, मदर लिखेंगे और कॉमा लगा देंगे। उसके बाद बाकी जो भी बात है वो हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे। ठीक है, एकदम सीधा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। जैसे जो भी बात है वो बस लिख देना है शॉर्ट में, जितने शब्दों में आपको लिखने के लिए बोला गया है लगभग उतने शब्दों में। तो देखो तो क्या लिखा हुआ है, माई एल्डर ब्रदर हु इज लिविंग एट गोरिया टोली हैज़ फॉलन सीरियसली इल। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द न्यूज शॉर्टली व्हेन यू वेयर नॉट इन द हाउस। He needs me urgently, so I am going to see him at present. I will inform you the future condition later on. यानी कि मेरा जो बड़ा भाई है, देखो अब ये मम्मी को लिख रहा है, तो मम्मी को क्या लिखेगा? या तो लिख सकता है कि भैया, तो ये लिख सकता है। आवर बिग ब्रदर तो नहीं लिख सकता है क्योंकि मम्मी का तो बेटा है, तो इसलिए इसने क्या लिखा? माई एल्डर ब्रदर, यानी कि मेरा बड़ा भाई, हु इज़ लिविंग एट गोरिया टोली, जो कि गोरिया टोली में रहता है, हैज़ फॉलन सीरियसली इल, यानी कि बहुत ही गंभीर रूप से वो क्या हो गया है? बीमार हो गया हुआ है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द न्यूज़ शॉर्टली व्हेन यू वेयर नॉट इन द हाउस। और मैं इस न्यूज़ के बारे में मुझे तुरंत ही पता चला है जब आप घर में नहीं थी। मुझे इस समाचार के बारे में तुरंत ही पता चला है जब आप घर में नहीं थी। ही नीड्स मी अर्जेंटली, वो मुझे अर्जेंटली, उसको मेरी अर्जेंटली ज़रूरत है। ही नीड्स मी अर्जेंटली मतलब उसको मेरी अर्जेंटली, बहुत ही तुरंत ही, यानी कि बहुत बिल्कुल जल्दी में उसको ज़रूरत है। सो आई एम गोइंग टू सी हिम एट प्रेजेंट, इसलिए मैं उसको अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू सी हिम। सी हिम मतलब देखने, तो देखने का मतलब क्या होता है? मिलना ही होता है। तो मैं उसको देखने जा रहा हूँ। आई विल इन्फॉर्म यू द फ्यूचर कंडीशन लेटर ऑन, मैं आपको बाद में जो भविष्य में होने वाली चीज़ें होंगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, थैंकिंग यू और शांतनु, अपना नाम लिख दिया। कितना शॉर्ट है, कुछ नहीं, बस मैसेज लिखना है, डेट लिखना है,
मम्मी, जिसको भी मैसेज लिखना है उसका नाम लिख दिया, फिर बॉडी लिख दिया और उसके बाद थैंकिंग यू, फिर अपना नाम लिख दिया। काफ़ी आसान है। इसलिए मैंने बोला कि ये 3 चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका राइटिंग सेक्शन ठीक हो जाए। देखो ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, हो जाएगा ओवरऑल, लेकिन उसके बाद जो राइटिंग सेक्शंस है उसी में आप लोग को मार्क्स कम आती हैं, क्योंकि आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं है। बहुत कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, जिनकी नहीं होती है वो मतलब थोड़ा सा भी ढंग का मार्क्स लाने के लिए काफ़ी मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। तो ये या तो आप 2-3 मैसेजेस का प्रैक्टिस कर लीजिए, और नहीं तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर इंग्लिश लिखना आता है तो ये फॉर्मेट आप याद कर लीजिए और उसके बाद आप ये मैसेज आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आप इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैसेज कैसे लिखा जाता है ये आप लोग को पता चल पाए। और ये कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का, और ये आना ही आना है। मैं कुछ मैसेजेस भी प्रैक्टिस करवा, एप्लीकेशन मैसेजेस और नोटिस, ये मैं कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा जो जिसके आने की उम्मीद ज़्यादा है, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत उससे रिवाइज भी कर लें, थोड़ा याद कर लें, ताकि परीक्षा में असमंजस की स्थिति ना बने। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा वो है नोटिस राइटिंग। नोटिस के लिए ये हमारे पास एक प्रश्न है, देखना तो। यू आर रूपाली, यू आर रूपाली रोहित, रूपाली स्लैश रोहित, यानी कि आप या तो रोहित हैं नहीं तो रूपाली हैं। लड़कियां होंगी तो रूपाली और लड़के होंगे तो रोहित। और आपका पद क्या है? सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब। क्या है आप? सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब। सेक्रेटरी होता है सचिव ऑफ साइंस क्लब। साइंस क्लब के आप सचिव हैं। ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल का, जो आपके स्कूल में जो साइंस क्लब है उसके आप सचिव हैं। राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन। क्या लिखना है? राइट अ नोटिस, हमें एक नोटिस लिखना है। किस बारे में? रिगार्डिंग एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन। इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा विद्यालयों के बीच में आयोजित किया जाने वाला साइंस एग्जीबिशन, यानी कि आपका स्कूल और आप साथ साथ और भी आपके आसपास के स्कूल्स जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उन स्कूल्स के बीच में एक साइंस एग्जीबिशन होने वाला है। और कहाँ और उसमें गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट द क्लोजिंग सेशन ऑफ योर स्कूल। और कब होने वाला है ये? जब आपके स्कूल का सेशन क्लोज होता है। तो सेशन क्लोज आमतौर पे कब होता है? मार्च में, कुछ स्कूल्स में दिसंबर में भी होता है। ठीक है, तो मार्च में और दिसंबर में आपका सेशन क्लोज होता है। तो अब हम लोग को ये ध्यान देने वाली बात है कि बोला जा रहा है कि इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन होने वाला है आपके स्कूल के साइंस क्लब के माध्यम से। और ये कब होने वाला है? क्लोजिंग सेशन, और जब स्कूल का सेशन क्लोज हो रहा होता है। एंड इनकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट, और इसलिए उनको इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक ना? तो देखो नोटिस लिखना भी बिल्कुल मैसेज लिखने जैसा ही है। आप लोग अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी देखते होंगे, कई बार नोटिस लगते होंगे स्कूल के नोटिस बोर्ड पे। तो वो भी आप लोगों को, नोटिस का मतलब होता है सूचना। ठीक है, क्या होता है? सूचना। तो आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी नोटिस लिखा जाता है। तो नोटिस लिखते समय आप लोग ये ध्यान देते होंगे कि नोटिस जो है वो बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, थोड़ा सा बोल्ड में, और कैपिटल लेटर्स, सारे लेटर्स कैसे होंगे? कैपिटल, यानी कि NOTICE। नोटिस क्या होगा? कैपिटल लेटर्स में। ठीक वैसे ही जैसे मैसेज में हम लोग MESSAGE, मैसेज जो हम लोग फुल कैपिटल में लिखे थे। उसके बाद किसका नोटिस है ये? आपके स्कूल का तो है नहीं, मीन्स स्कूल का है लेकिन प्रॉपरली केवल स्कूल का नहीं है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। किसका है? साइंस क्लब का है। किसका है? साइंस क्लब का। तो वो लिखा साइंस क्लब मरवारी स्कूल दुमका। कोई भी स्कूल का एक नाम लिख दिया। यहाँ पे आप XYZ स्कूल दुमका भी लिख सकते हैं, या फिर XYZ स्कूल पटना, या कोई भी जगह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया साइंस क्लब मारवाड़ी स्कूल दुमका। ठीक है, स्कूल का नाम लिख दिया, स्कूल साइंस क्लब, और कौन से साइंस क्लब का? मारवाड़ी स्कूल का। किस स्कूल के साइंस क्लब का? तो मारवाड़ी स्कूल। तो आप लोग देखिए नोटिस लिख दिया गया, उसके बाद साइंस क्लब मारवाड़ी स्कूल दुमका, डेट लिख दिया गया दाहिने साइड में।
मैसेज में हम लोग मैसेज के जस्ट बाद क्या लिखे थे, डेट, क्योंकि मैसेज घर के लिए है तो हमें कुछ उसके लिए एड्रेस या फिर कोई सेक्टर या कोई किसी विभाग का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसमें केवल मैसेज के बाद सीधे हम लोग डेट लिखे थे। लेकिन यहाँ पे मैसेज लिखेंगे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी जिस भी विभाग का या फिर जिस भी इंस्टीट्यूशन का ये नोटिस है वो लिखेंगे, यानी साइंस क्लब, कौन से स्कूल, मरवारी स्कूल दुमका। उसके बाद डेट हम लोग राइट हैंड साइड कॉर्नर में लिखेंगे, दाहिने साइड में, दाहिने हाथ के साइड में कॉर्नर में डेट लिखेंगे, यानी कि इस साइड ना लिख के हम लोग इधर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग अपना नोटिस लिखना शुरू करते हैं। क्या, किस बारे में लिखना था, साइंस क्लब एग्जीबिशन होने वाला है, उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना था। तो लिखा गया, इट इज़ टू नोटिफाई दैट द साइंस क्लब इज गोइंग टू अरेंज एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन इन द सेंट्रल हॉल ऑफ आवर स्कूल ऑन 26 दिसंबर 2025। यानी कि इट इज़ टू नोटिफाई दैट, आपको ये सूचित किया जाता है कि दैट की द साइंस क्लब इज गोइंग टू अरेंज एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन, यानी कि साइंस क्लब इज गोइंग टू अरेंज एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन, यानी कि आपके स्कूल का जो साइंस क्लब है वो एक इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन अरेंज कर रहा है, यानी कि आयोजित कर रहा है इन द सेंट्रल हॉल ऑफ आवर स्कूल। कहाँ पे, सेंट्रल हॉल ऑफ आवर स्कूल। ये सारी बातें हम लोग खुद से लिखते हैं। आप इसमें चाहें तो सेंट्रल हॉल भी लिख सकते हैं, आप इसमें चाहें तो ग्राउंड भी लिख सकते हैं, आप इसमें चाहें तो सेमिनार हॉल भी लिख सकते हैं, यानी कि आपकी सुविधा के अनुसार है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि कौन सा फंक्शन किस जगह ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये भी हमारा काम है पता रहना, ये यानी कि हमें पता होनी चाहिए। तो सेंट्रल हॉल जो है आमतौर पे एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएँ, जगह ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा बच्चे वहाँ पे उपस्थित हो पाएँ। तो सेंट्रल हॉल ऑफ आवर स्कूल हो गया ऑन 26 दिसंबर। कब होने वाला है, 26 दिसंबर 2025, 26 दिसंबर 2025 को। तो उसके लिए अब क्या करना है, तो द स्टूडेंट्स विलिंग टू एग्जिबिट देयर मॉडल्स प्रोजेक्ट ETC। अब ये बताओ कि साइंस क्लब यानी कि साइंस एग्जीबिशन में तुम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि वहाँ पे क्या दिखाया जाता है। साइंस एग्जीबिशन में हम लोग अपना साइंस का मॉडल या फिर प्रोजेक्ट और उससे जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो वही बोला जा रहा है, द स्टूडेंट्स विलिंग टू एग्जिबिट देयर मॉडल्स, यानी कि वो विद्यार्थी जो अपने मॉडल्स, अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जिबिट यानी कि वहाँ पे प्रदर्शित करना चाहते हैं, में सबमिट देम लेटेस्ट बाय 24 दिसंबर 2025। तो वो 24 दिसंबर 2025 तक क्या कर सकते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट या फिर मॉडल सबमिट कर सकते हैं इन द कॉमन रूम ऑफिस, यानी कि एक कॉमन रूम होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो कॉमन जहाँ पे स्टूडेंट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो इन कॉमन रूम ऑफ ऑफिस। ठीक है, ये आपका बॉडी हो गया, यानी कि नोटिस का पूरा बॉडी क्या हो गया, ये चीज़ हो गया। ये आपका नोटिस हेडिंग हो गया, जिस भी इंस्टीट्यूशन का है, यहाँ पे डेट हो गया, ये बॉडी हो गया, और जिसके द्वारा ये नोटिस पेस्ट किया गया यानी नोटिस सूचित किया गया उसका नाम, जैसे लड़कियां हैं तो रूपाली, लड़के हैं तो रोहित। इसका पद क्या है, तो सेक्रेटरी है। देखो यहाँ लिखा है ना, यू आर रूपाली रोहित सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब। सेक्रेटरी किसका, द कल्चरल सोसाइटी। यहाँ पे तुम साइंस क्लब भी लिख सकते हो, कल्चरल सोसाइटी भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नोटिस लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, नोटिस भी हमारा देखो तो कितना ब्रीफ में, यानी कितने आसानी से लिखा गया। बस नोटिस लिखना है, किस डिपार्टमेंट का नोटिस है वो लिखना है, यहाँ पे डेट लिख देना है। उसके बाद जो भी बातें हमें प्रश्न में दी हुई होती हैं, सेम उसी से जुड़ी हुई बातें यहाँ लिखी जाती हैं। जिन बच्चों को मैसेज, एप्लीकेशन या नोटिस, इन तीनों में उसका बॉडी लिखने में यानी मेन पार्ट है वो लिखने में परेशानी आए, तो वो लोग प्रश्न से थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट एन इंटर स्कूल साइंस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एट द क्लोजिंग सेशन। अब देखो, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन द क्लोजिंग सेशन, तो देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इज गोइंग टू अरेंज, क्लब इज गोइंग टू अरेंज एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन। तो वहाँ से आप लोग प्रश्न से भी थोड़ा बहुत हेल्प लिख के, थोड़ा बहुत भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप आसानी से प्रश्न से क्रॉप करते हुए
उसको बॉडी में आप यानी कि आपके उत्तर में उसको पेस्ट कर सकते हैं और उसको अरेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो भी पद था, डेजिग्नेशन था और जिस भी मेंबर क्लब के आप मेंबर थे उस क्लब का नाम यहाँ पे लिख देना है और इस प्रकार से हमारा नोटिस राइटिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग एक बार इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये फॉर्मल लेटर, मैसेज राइटिंग और नोटिस राइटिंग समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई तकलीफ़, कोई परेशानी या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको नहीं समझ में आया है, वो आपको अगर ऐसा लगे कि कुछ नहीं समझ में आया है तो हमारे नंबर 7050804646 पे या फिर 7368993746 पे मैसेज कर सकते हैं। उसको मैं फिर से आप लोगों के लिए रिवाइज़ कर दूंगा या फिर जब कुछ कलेक्ट हो जाएगा क्वेश्चंस तो उसको मैं एक साथ समराइज़ करके नेक्स्ट क्लास में बता दिया करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश का जो राइटिंग सेक्शन था वो आज कंप्लीट हो जाता है। मींस ऑब्जेक्टिव्स हम लोग एक क्लास में और रिवाइज़ करेंगे, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हमने अभी तक आर्टिकल पढ़ लिया, राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर्स, मैसेज राइटिंग और नोटिस राइटिंग हम लोगों ने पढ़ लिया और राइटिंग सेक्शन लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इस पे बस प्रैक्टिस करेंगे। ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, अब हम लोग इस पे बस प्रैक्टिस करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे या फिर जब हम लोग आगे के क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे तो इन चीज़ों को आगे के क्लासेस में जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो इन चीज़ों को हम लोग बस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसमें एक पैराग्राफ राइटिंग मैंने बताया था। पैराग्राफ राइटिंग आमतौर पे एस्से के रूप में होता है, तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में करवा दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, तुम लोग हम लोगों को बता सकते हो। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।